नमस्ते जी। 365 बुकनेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पुस्तक का आज अध्याय नंबर 12, वैज्ञानिक अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए, अभी तक हमने 11 अध्यायों में यह पढ़ा कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो जो भी वैज्ञानिक होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं, वे अपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग किस तरह से करते हैं और वे किस तरह से सफल होते हैं। इतिहास के सबसे रचनात्मक वैज्ञानिक अवचेतन मन के सच्चे महत्व को जानते थे। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टीन और कई अन्य वैज्ञानिकों ने अवचेतन मन का प्रयोग करके ऐसा ज्ञान और जानकारी हासिल की जिससे उन्होंने महान उपलब्धियां पाई। अवचेतन मन की शक्ति को कर्म में बदलने की योग्यता महान वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सफलता बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक तथ्य है। इसका एक बहुत अद्भुत उदाहरण मशहूर केमिस्ट फ्रेडरिक वॉन स्ट्रैडोनिट्ज़ के जीवन में देखा जा सकता है। वे काफ़ी समय से बेंजीन नामक हाइड्रोकार्बन के रासायनिक सूत्र को समझने के लिए जूझ रहे थे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के 6 परमाणु होते हैं। स्ट्रैडोनिट्ज़ इस समस्या से लगातार परेशान हो रहे थे। उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो रही थी। अब वे इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने थककर मामले को अपने अवचेतन मन को सौंप दिया। इसके कुछ समय बाद जब वे लंदन की बस में चढ़ने वाले थे तो उनके अवचेतन ने उनके दिमाग में अचानक कौंध प्रस्तुत की। अपने मन में स्ट्रैडोनिट्ज़ ने सांप की छवि देखी जो अपनी ही पूंछ को काट रहा था और गोल गोल घूम रहा था। अवचेतन मन के इस संदेश से वे प्रेरित हो गए और उन्होंने अपनी खोज की दिशा बदल ली। जल्दी ही उन्हें लंबे समय से चाहा गया जवाब मिल गया। परमाणुओं का गोलाकार संयोजन, जिसे बेंजीन रिंग नाम से जाना जाता है। किस तरह एक वैज्ञानिक ने अपने आविष्कार किए। निकोला टेस्ला विद्युत के क्षेत्र में बहुत प्रतिभाशाली पथ प्रदर्शक थे। विज्ञान म्यूजियमों में रखी टेस्ला कॉइल बच्चों को हमेशा पसंद आती है। यह उनका सिर्फ एक आविष्कार है। आवेशित धातु के इस गोले को जब कोई छूता है तो स्थैतिक विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसके बाल खड़े कर देती है। टेस्ला ने प्रसारण ऊर्जा की अवधारणा के भी प्रयोग किए और इस विषय में उनके विचार अब भी क्रांतिकारी समझे जाते हैं। टेस्ला अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करते थे और उसका इस्तेमाल भी करते थे। जब भी उनके मन में किसी नए आविष्कार या नई शोध दिशा का विचार आता था तो वे अपनी कल्पना में इसकी तस्वीर बनाते थे और फिर इसे अवचेतन मन के हवाले कर देते थे। वे जानते थे कि उनका अवचेतन मन इसे सही तरीके से पूरा बना देगा और उनके चेतन मन को वे सारी बातें बता देंगे जो इसे साकार करने के लिए ज़रूरी है। हर संभावित सुधार पर शांति से मनन करने की वजह से गलतियां सुधारने में उनका जरा भी समय बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि गलतियां हुई ही नहीं। अपने साथ काम करने वाले तकनीशियनों को वे अपने मस्तिष्क से निकला आदर्शपूर्ण प्रोडक्ट देने में सक्षम थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मेरा यंत्र हमेशा मेरी कल्पना के अनुरूप ही काम करता है। 20 सालों में इसका एक भी अपवाद नहीं है। किस तरह एक मशहूर प्रकृति वैज्ञानिक ने अपनी समस्या सुलझाई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लुई अगेसिज 19वीं सदी के सबसे मशहूर अमेरिकी प्रकृति वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने
अपने अवचेतन मन की महान शक्तियों को नींद में महसूस किया। नीचे दिया गया उदाहरण एगोसिस की जीवनी से लिया गया है, जिसे उनकी विधवा पत्नी ने लिखा है। वे 2 सप्ताह से एक पत्थर के टुकड़े पर संरक्षित फासिल की धुंधली छाप को समझने की कोशिश कर रहे थे। थकने और चकराने के बाद उन्होंने आखिरकार अपना काम एक तरफ रख दिया और उसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। इसके ठीक बाद एक बार आधी रात को जब उनकी नींद खुली तो उन्हें यकीन था कि सोते समय उन्होंने उसी मछली को देखा था जिसमें सभी खोए हुए अंग पूरी तरह से दिख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने उस छवि को याद करने की कोशिश की तो वह उन्हें याद नहीं आई। बहरहाल वे यह सोचकर जॉर्डिन डेस प्लांटेस के पास एक बार फिर उस छाप को देखने गए ताकि शायद उससे उन्हें सपना याद आ जाए। यह कोशिश बेकार हुई। धुंधला रिकॉर्ड पहले जितना ही अस्पष्ट था। अगली रात को मछली उन्हें दोबारा दिखी, लेकिन परिणाम पहले से ज़्यादा संतोषजनक नहीं थे। पहले की तरह ही जागने पर छवि गायब हो गई। वही अनुभव एक बार फिर दोहराया जाएगा। इस उम्मीद में तीसरी रात को उन्होंने सोने से पहले अपने पलंग के पास एक पेंसिल और कागज़ रख लिया। हुआ भी यही। सुबह के करीब मछली एक बार फिर उनके सपने में आई। पहले तो अस्पष्टता से, लेकिन बाद में इतनी स्पष्टता से कि उन्हें इसके जैविक अंगों के बारे में जरा भी शंका नहीं रह गई थी। आधे सपने और पूरे अंधेरे में उन्होंने बिस्तर के पास रखे कागज़ पर मछली की आकृति बना ली। सुबह जब वे जागे तो अपने रात वाले स्केच में ऐसे अंग देखकर हैरान रह गए जिनके बारे में उन्हें लगता था कि पेंसिल में इनका मिलना असंभव था, कि फॉसिल में इनका मिलना असंभव था। वे जल्दी से जॉर्डिन डेस प्लांटेस के पास गए। स्केच के मार्गदर्शन से उन्होंने पत्थर की सतह को छेनी से छीला जिसके नीचे मछली के बाकी अंग छिपे हुए थे। जब मछली पूरी तरह से बाहर आ गई तो यह उनके सपने और स्केच के अनुरूप निकली तथा वे आसानी से इसका वर्गीकरण कर पाए। किस तरह एक असाधारण डॉक्टर ने डायबिटीज़ की समस्या सुलझाई। 1920 के दशक में मशहूर कनाडाई डॉक्टर और शोधकर्ता डॉक्टर फ्रेडरिक बेटिंग ने अपना ध्यान डायबिटीज़ की ओर मोड़ा। उस वक्त तक चिकित्सा विज्ञान इस बीमारी की रोकथाम का कोई प्रभावी उपाय नहीं सुझा पाया था। डॉक्टर बेटिंग ने इस विषय पर प्रयोग करने और इस पर उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के अध्ययन में काफ़ी समय लगाया, लेकिन उन्होंने जो भी रास्ता खोजा वह बंद मिला। असफल कोशिशों के लंबे दिन के बाद एक रात को वो सो गई। नींद में अवचेतन मन ने उन्हें निर्देश दिया कि वे कुत्तों की बिगड़ी हुई पैनक्रिएटिक डक्ट से अवशेष निकाल लें। इस प्रेरणा से वे इंसुलिन की खोज कर पाए, जो आज भी असंख्य लोगों की मदद कर रही है। आप ध्यान दें, डॉक्टर बेटिंग काफ़ी समय से चेतन मन से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। उनके अवचेतन ने इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि आपको भी हमेशा रातों रात जवाब मिल जाएगा। हो सकता है जवाब कुछ समय तक न मिले। हताश न हो। हर रात सोने से ठीक पहले समस्या अपने अवचेतन मन के हवाले इस तरह करते रहें जैसे आपने यह काम पहले कभी न किया हो। अगर समाधान मिलने में ज़्यादा देर लगे तो संभव है आप यह सोच रहे हों कि अवचेतन मन को सौंपा गया सवाल इतना बड़ा है कि उसे सुलझाने में लंबा समय लग जाएगा। यह हैरानी की बात नहीं है। आमतौर पर हम सभी को यकीन होता है कि हमारी समस्याएं मुश्किल हैं।
अगर वे मुश्किल नहीं होती तो वे समस्या ही नहीं होती। बहरहाल यह सोच गलत है। आपका अवचेतन मन समय और स्थान के बंधन से परे है। यह यकीन करते हुए सोने जाए कि आपको जवाब अभी मिल गया है। यह घोषणा न करें कि जवाब का भविष्य में इंतजार करना पड़ेगा। परिणाम में आस्था रखें। इस पुस्तक को पढ़ते समय अभी विश्वास करें कि आपकी समस्या का एक जवाब है, एक आदर्श समाधान है। किस तरह एक वैज्ञानिक सोवियत कॉन्सेंट्रेशन कैंप से भागा। डॉक्टर लोथार वान ब्लैकस्मिथ प्रतिभाशाली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें एक सोवियत कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में कैद कर लिया गया। वे अपने बचाव और अंततः आज़ादी की ओर भाग निकालने का श्रेय अपने अवचेतन मन की शक्तियों को देते हैं। उनकी जुबानी को हम आगे बता रहे हैं। मैं रूस में एक कोयला खदान में युद्धबंदी था और मैंने जेल के अहाते में अपने चारों तरफ लोगों को मरते देखा। क्रूर पहरेदार, दम्भी अफसर और चालाक कम्युनिस्ट अफसर हम पर नज़र रखते थे। थोड़े से मेडिकल चेकअप के बाद हर फैक्ट्री के कोयले का कोटा तय कर दिया जाता था। मेरा कोटा 300 पाउंड प्रतिदिन था। अगर कोई कैदी अपना कोटा पूरा नहीं करता था तो उसे मिलने वाले थोड़े से राशन में भी कटौती कर दी जाती थी और कुछ समय में वह कब्र में पहुंच जाता था। मैं वहां से भागने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। मैं जानता था कि मेरा अवचेतन मन किसी न किसी तरह कोई रास्ता खोज लेगा। जर्मनी में मेरा घर तबाह हो गया था। मेरा परिवार मिट गया था। मेरे सभी मित्र और पूर्व सहयोगी या तो युद्ध में मर चुके थे या फिर कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में थे। मैंने अपने अवचेतन मन से कहा, मैं लॉस एंजल्स पहुंचना चाहता हूं और तुम्हें रास्ता खोजना है। मैंने लॉस एंजल्स की तस्वीरें देखी थी और मुझे कुछ सड़कें और इमारतें बहुत अच्छी तरह याद थी। मैं उन्हें बार बार याद करने लगा। हर दिन, हर रात मैं कल्पना करता था कि मैं विल्शायर रोड पर एक अमेरिकी लड़की के साथ टहल रहा हूँ जिससे मैं युद्ध से पहले बर्लिन में मिला था। मेरी कल्पना में हम स्टोर्स में गए, बसों में यात्रा की और रेस्तरां में भोजन किया। हर रात मैं खास तौर पर खुद को अपनी काल्पनिक अमेरिकी कार में लॉस एंजल्स की सड़कों पर इधर से उधर जाते देखता था। मैंने यह सब बहुत स्पष्ट और वास्तविक बना लिया। मेरे मस्तिष्क में ये तस्वीरें उतनी ही वास्तविक या स्वाभाविक थी जितना कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप के बाहर लगा पेड़। हर सुबह प्रमुख पहरेदार लाइन में खड़े कैदियों को गिनता था। वह कहता था 1 2 3 आदि। एक दिन जब 17 नंबर पुकारा गया, जो मेरा क्रम था, तो मैं अलग खड़ा हो गया। इस बीच पहरेदार को किसी ने 1 आध मिनट के लिए बुलवा लिया और वापस लौटने पर उसने गलती से अगले आदमी को 17 नंबर के रूप में गिन लिया। जब शाम को कैदी लौटे तो उनकी संख्या पूरी निकली। अगले दिन मैंने एक वीरान कस्बे में आराम किया और उनकी संख्या पूरी निकली। किसी को पता नहीं चला कि मैं नहीं लौटा हूं और मैं जानता था कि यह पता चलने में उन्हें काफ़ी समय लगेगा। मैं बिना किसी के पता चले कैंप से बाहर निकल गया और 24 घंटे तक पैदल चलता रहा। अगले दिन मैंने एक वीरान कस्बे में आराम किया। मैं मछली पकड़कर और कुछ जंगली पक्षियों का शिकार करके जिंदा रहा। मैंने पोलैंड जाने वाली कोयले की ट्रेन देखी और रात को उसमें यात्रा की। जब तक कि आखिरकार मैं पोलैंड नहीं पहुंच गया
दोस्तों की मदद से मैंने लुसर्न स्विट्ज़रलैंड का रुख किया। एक शाम पैलेस होटल लुसर्न में मैंने एक अमेरिकी व्यक्ति और उसकी पत्नी से बात की। उस आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं सांता मोनिका कैलिफोर्निया में उनके घर अतिथि बनना चाहता हूँ। मैंने स्वीकार कर लिया। लॉस एंजल्स पहुँचने पर मैंने पाया कि उनका शोफर मुझे विल्सायर रोड पर तथा कई अन्य सड़कों पर ले जा रहा था, जिनकी स्पष्ट कल्पना मैंने रूसी कोयला खदान में महीनों तक की थी। मैंने उन इमारतों को पहचान लिया जिन्हें मैंने अपने मन में इतनी बार देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहले भी लॉस एंजल्स आ चुका हूँ। मैं अपनी मंजिल तक पहुँच गया था। मैं कभी भी अवचेतन मन के चमत्कारों पर हैरान होना बंद नहीं करूँगा। सचमुच इसके पास ऐसे तरीके होते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। पुरातत्व किस तरह प्राचीन दृश्यों को दोबारा बनाते हैं। पुरातत्ववेत्ता आपके अवचेतन मन में मानव जाति के इतिहास में हुई हर चीज़ की स्मृति होती है। प्राचीन खंडहरों और पूर्व संस्कृतियों के लोगों द्वारा छोड़ी गई असंख्य वस्तुओं का अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता अपने काम में काल्पनिक अनुभूति का बेहतरीन प्रयोग कर सकते हैं। उनका अवचेतन मन प्राचीन दृश्यों के पुनर्निर्माण में उनकी सहायता कर सकता है। मृत अतीत दोबारा सजीव बन सकता है। वैज्ञानिक इन प्राचीन इमारतों के टुकड़ों को देखता है और पूर्व सभ्यताओं के बर्तनों, मूर्तियों, औजारों तथा घरेलू सामानों का अध्ययन करता है। अपने शाश्वत मस्तिष्क के डाटा बैंक द्वारा वैज्ञानिक यह जानने में सक्षम होता है कि ये वस्तुएं कब, कैसे और क्यों बनाई गई। वैज्ञानिकों की पैनी एकाग्रता और अनुशासित कल्पना अवचेतन मन की निहित शक्तियों को जगा देती है। यह उसे प्राचीन स्तंभों पर छतों की कल्पना करने में समर्थ बनाती है और इमारत के चारों तरफ बगीचों, तालाबों तथा फव्वारों की कल्पना करने में भी। कंकाल पर आँखें, नसों और मांसपेशियों का लबादा डाल दिया जाता है और वे एक बार फिर बोल तथा चल सकते हैं। मृत अतीत जीवंत वर्तमान बन जाता है और हम पाते हैं कि मस्तिष्क में समय या स्थान की कोई दूरी नहीं होती। अनुशासित, नियंत्रित और निर्देशित कल्पना से आप हर युग के सबसे महान वैज्ञानिकों और प्रेरित चिंतकों के साथी बन सकते हैं।